हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन या फिर हम इसको कह सकते हैं सीएसएफ एग्जामिनेशन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन माना जाता है। सीएसएफ जो फ्लूइड होता है वो प्रेजेंट होता है जो हमारे सेरिब्रल वेंट्रिकल्स होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कैनाल या फिर हम कॉर्ड कह सकते हैं, और जो हमारा सब एरेक्नोइड स्पेस होता है वहाँ पे क्या है, सीएसएफ प्रेजेंट होता है। अब सीएसएफ का क्या काम क्या होता है, ये हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंजरी से। ठीक है, एक तरीके से एक फ्लूइड कुशन की तरह जो है ये वर्क करता है। ये एक मीडियम की तरह भी एक्ट करता है, एक्ट एज मीडियम थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्लड। हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जो ब्लड के बीच में ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी कि ब्रेन और ब्लड और स्पाइनल कॉर्ड और ब्लड के बीच में जो भी न्यूट्रिएंट्स और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट ट्रांसफ़र होते हैं, उसका मीडियम जो बनता है वो क्या होता है, सीएसएफ फ्लूइड होता है। अब कैसे बनता है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है हमारी बॉडी में, तो जो वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के, वहाँ पे क्या होता है, कोरोइड प्लेक्सिस होता है, वहाँ से सिक्रीशन होएगा और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है प्लाज्मा का, और इन दोनों के उससे क्या बनता है, सीएसएफ। उसके बाद ये जो है वेंट्रिकल सिस्टम को लीव कर जाता है और मेडियल और लेटरल फोरामिना की उससे ये कहाँ तक पहुँचता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जाके ये सराउंड कर लेता है। ठीक है, अगर प्रोडक्शन रेट की अगर हम बात करते हैं तो 500 ml पर डे होता है टोटल सीएसएफ। ठीक है, उसके बाद अडल्ट में ये 90 to 150 ml जो है वो होता है, और न्यूनेट में अगर हम इसकी अमाउंट देखें तो 10 to 16 ml होता है। अब सबके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि अगर इसका प्रोडक्शन रेट जो है वो 1500 ml पर डे है तो टोटल सीएसएफ अडल्ट में और न्यूनेट में इतना कम कैसे है। तो जितना सीएसएफ प्रोड्यूस होता है, इसका प्रोडक्शन होता है, ये साथ ही साथ क्या है, रीएब्जॉर्ब होता रहता है, इसलिए इसका जो अमाउंट बचता है वो अडल्ट में 90 to 150 ml बचता है और नियोनेट में 10 to 16 ml बचता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीएसएफ जो है वो रीएब्जॉर्ब होता है, तो रीएब्जॉर्ब कहाँ पे होता है, एरेक्नोइड विलाई में होता है, जो सेरेब्रल कैपिलरीज होती हैं वहाँ पे होता है, और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, ये रीएब्जॉर्ब होता है। अब ये रीएब्जॉर्ब होता क्यों है, ताकि जो सीएसएफ की वॉल्यूम है वो मेंटेन रहे और जो वेस्ट है वो रिमूव होता रहे। ठीक है, उसके साथ साथ जो हमारे आयन बैलेंस है वो होता रहे, और जो हाइड्रोसिफेलिस जो कंडीशन होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए भी क्या है, ये रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड वहाँ पे जो है इकट्ठा हो जाएगा, सीएसएफ भी तो एक फ्लूइड ही है, अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड वहाँ पे इकट्ठा होगा तो उसके प्रेशर की वजह से जो हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर है, यानी कि क्रेनियल पे जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स वाई ये क्या होता है, रीएब्जॉर्ब होता रहता है। उसके बाद एक टर्म आती है टर्नओवर रेट, यानी कि जो सीएसएफ की टोटल क्वांटिटी है उसमें से कितने परसेंट जो है वो रिप्लेस हो जाता है विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड। एक सर्टेन टाइम पीरियड में कितनी क्वांटिटी में से वो क्या है, टोटल क्वांटिटी में से वो क्या है, रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो 24 आवर्स में 4 to 5 टाइम्स जो पूरा सीएसएफ है वो रिप्लेस हो जाता है, और 6 to 8 आवर्स में 1 टाइम। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखेंगे कि इसका कलर कैसा होता है, तो सीएसएफ कलरलेस फ्लूइड होता है। इसकी पीएच की अगर हम बात करें तो 7.28 टू 7.32 जो है इसकी पीएच होती है। अपीयरेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये क्लियर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की, दैट इज़ 1.003 टू 1.004 होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें कोई क्लोट फॉर्मेशन नहीं होती अगर हम इसको रखते हैं ऑन स्टैंडिंग, यानी कि हम अगर इसको रखते हैं तो इसमें कोई क्लोट फॉर्मेशन नहीं होती है। प्रेशर की अगर हम बात करें तो अडल्ट में कितना होता है, 60 to 680 mm ऑफ H2O, और अगर हम न्यूबॉर्न में बात करें तो ये होता है 10 to 100 mm ऑफ H2O। उसके बाद अगर हम टोटल सॉलिड्स की अगर हम बात करते हैं तो वो इसमें होता है 0.85 टू 1.70 ग्राम पर DL। और पार्शियल ऑक्सीजन कितनी होगी, 44 mmHg। उसके बाद सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो अडल्ट में कितने होते हैं, ये होते हैं 0 to 5 सेल्स क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, इन्फेंट्स में अगर हम बात करते हैं तो 0 to 30 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। और उसके बाद अगर हम बात करें 1 to 18 ईयर्स, यानी कि इन्फेंट और अडल्टहुड के बीच का ये टाइम होता है, तो यहाँ पे कितने होते हैं, 0 to 10 सेल्स पर जो है क्यूबिक मिलीमीटर जो है यहाँ पे होते हैं।
फिर हम आते हैं इसके कंपोजिशन पे। अब तक हमने इसके बारे में पढ़ा कि सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड कैसा होता है, उसकी मतलब टाइप, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पढ़े हमने, ठीक है। उसके बारे में पढ़ा कि वो कहाँ बनता है, कैसे रीएब्जॉर्ब होता है और क्यों रीएब्जॉर्ब होता है। अब हम उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा CSF फ्लूइड होता है उस वो किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, उसकी क्या क्या कंपोजिशंस होती हैं। तो सबसे पहले इसमें होता है प्रोटीन, जो कि 15 to 45 mg/dl होता है। इसमें से एल्ब्यूमिन जो है वो 50 to 70% होता है और ग्लोबुलिन जो है वो 30 to 50% होता है। फिर अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज की, तो वो होता है 50 to 80 mg/dl, यूरिया 6 to 16 mg/dl, यूरिक एसिड 0.5 to 3 mg/dl, जेटिन जो क्रिएटिन जो होता है 0.6 to 1.2 mg/dl और कोलेस्ट्रॉल होता है 2.2 to 0.6 mg/dl। फिर हम बात करते हैं अमोनिया की। तो अमोनिया जो होता है वो होता है 10 to 35 माइक्रोग्राम पर DL। उसके बाद सोडियम जो होता है वो 135 to 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। उसके बाद अगर हम पोटेशियम की बात करें तो 2.6 to 3 जो है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। क्लोरीन जो होता है 115 to 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। और उसके बाद जो हमारा मैग्नीशियम होता है वो होता है 2.4 to 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यानी कि जो हमारा जो कंपोजिशन होता है CSF का, यानी कि जो हमारा CSF है उसमें क्या क्या होता है, प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, कोलेस्ट्रॉल, अमोनिया, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम, इन सब से बना होके क्या है, इन सब से मिलके हमारा जो CSF फ्लूइड है वो बना हुआ होता है। अब हम बात करते हैं इंडिकेशंस की कि हम CSF एग्जामिनेशन कब कब कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कोई बैक्टीरियल, वायरल या फंगल मेनिंजाइटिस है, यानी कि मेनिंजाइटिस के केस में कर सकते हैं, इंसेफेलाइटिस के केस में करते हैं, सरवैक्नोइड हेमरेज है, मैलिग्नेंट इनफिल्ट्रेट्स लग रहा है हमें, यानी कि एक्यूट ल्यूकीमिया है, या फिर लिम्फोमा की कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस देखने को मिल रहा है, या कोई स्पाइनल कोड में कोई ब्लॉकेज है, कोई भी अनएक्सप्लेन्ड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आ रहा है, यानी कि हमें उसका रीज़न नहीं पता, उसका कोई कोज नहीं नज़र आ रहा है, बस वो सिम्टम बस दिखाई दे रहा है और वो भी क्या है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है, तो उसके लिए हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन दिख रही है हमें, जैसे सार्कोडाइसिस या फिर न्यूरोसिफेलिस या फिर कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ लग रही है, तो उस केस में क्या है, हम CSF एग्जामिनेशन करते हैं। फिर अब बात आती है कि हम कलेक्शन और हैंडलिंग कैसे करते हैं CSF की। तो CSF का जो कलेक्शन है वो लंबर पंचर के प्रोसीजर से किया जाता है। इसको हम क्या है, स्पाइनल टैप भी कहते हैं। CF जो है वो ऑब्टेन किया जाता है लंबर पंचर से। इसमें क्या होता है, एक लंबर पंचर सिरिंज या फिर नीडल होती है जिसकी लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर, और अगर हम गोज की बात करते हैं तो 22 to 25 जो है गोज की वो होती है। मटेरियल उसका प्लेटिनम या फिर जो जर्मन एलोए होता है, और ये निडल, और इसमें क्या होता है, एक निडल होती है और एक स्टाइलेट होता है। अब बारी आती है प्रोसीजर की कि एग्जैक्टली ये प्रोसीजर किया कैसे जाता है। तो सबसे पहले पोजीशन, मेन पॉइंट होता है कि हम पेशेंट को पोजीशन देते हैं। तो पेशेंट को हम पोजीशन देंगे लेटरल रिकम्बिनेंट पोजीशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो नीज हैं वो पुल होते हैं हमारे चेस्ट के अगेंस्ट होते हैं, और हेड क्या है, फ्लेक्स्ड होता है, और शोल्डर और हिप जो है वो लाए होते हैं वर्टिकल प्लेन में। साइड की अगर हम बात करें तो जो हमारे दो वर्टिब्राज होते हैं L3 और L4, उसके बीच में क्या है, साइट होती है। सबसे पहले हम साइट को स्टेरलाइज करेंगे, यानी कि उसको अच्छे से क्लीन करेंगे। फिर लोकल एनेस्थीसिया देंगे 5 ml ऑफ 2 लिग्नोकेन, ठीक है। लिग्नोकेन जो 2% लिग्नोकेन होता है उसका 5 ml देंगे। निडल को इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि निडल हम डालेंगे वहाँ पे 2 to 3 मिनट्स इनटू एनेस्थाइज्ड स्पेस। जो वहाँ पे हमने एनेस्थीसिया दिया है L3 और L4 के बीच में, एनेस्थीसिया देने के हम 2 to 3 मिनट बाद क्या है, निडल को इंट्रोड्यूस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने जस्ट एनेस्थीसिया दिया और हम उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, बिकॉज तब तक क्या है, जो वो प्लेस होती है वो एनेस्थाइज्ड नहीं होती है, तो हमें क्या है 2 to 3 मिनट का वहाँ पे वेट करना होता है। अब हम बात करते हैं अलाइनमेंट की, कि निडल की अलाइनमेंट कैसे होती है। तो जो निडल है हमारी वो अलाइंड होगी पैरेलल टू जो फाइबर्स होते हैं लिगमेंटम फ्लेवा के, उसके पैरेलली क्या है, हम उसको इंसर्ट करते हैं, उसकी जो प्लेस होती है वहाँ पे होती है। उसके बाद निडल को हम पुश करेंगे स्किन और टिश्यूज़ के, कि वो उस स्पेस तक पहुँचे जहाँ पे हमारा जो CSF फ्लूइड है वो एक्यूमुलेटेड है या फिल्ड है, वहाँ पे क्या है, हम उसको डालेंगे। लेकिन हम CSF को निकालने से पहले, CSF को जो है हम निकालने से पहले
पहले क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि वहाँ पे प्रेशर क्या है। तो उसके लिए हम जो है मैनोमीटर अटैच करते हैं नीडल के हब के साथ, ताकि हम पहले क्या है उसका जो प्रेशर है वो मेज़र कर सकें। उसके बाद जब हम प्रेशर मेज़र कर लेते हैं और जो प्रेशर है वो नॉर्मल होता है, जितना चाहिए होता है, तो हम स्टाइलेट को विड्रॉ करते हैं और सीएसएफ धीरे धीरे क्या है निडल से लीक होना शुरू हो जाता है, और फिर हम उसको 3 डिफरेंट ट्यूब्स में जो है कलेक्ट कर लेते हैं। अब बारी आती है एनालिसिस की। अब हमने देखा कि हम उसको 3 ट्यूब में कलेक्ट कर रहे हैं, तो जो ट्यूब 1 होती है उसमें सेल काउंट और साइटोलॉजी के लिए जाता है, जिसमें कुछ फर्स्ट सेवरल ड्रॉप ही यूज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो ट्यूब 2 में प्रेजेंट होता है वो बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के लिए जाता है, यानी कि ग्लूकोज और प्रोटीन्स वगैरह को टेस्ट करने के लिए जाता है, जिसके लिए हमें 2.5 टू 3 ml चाहिए होता है। उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की, जो थर्ड ट्यूब में होता है, यानी कि कल्चर और ग्राम स्टेनिंग वगैरह के लिए, तो उसमें क्या है 2 ml जो है वो चाहिए होता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे क्या होता है। तो जो इफ़ द ओपनिंग सीएसएफ प्रेशर इज इन अ रिलैक्स पेशेंट इज मोर देन 200 mm ऑफ वाटर, नो मोर देन 2 ml ऑफ फ्लूइड शुड बी विड्रॉन। कि अगर जो सीएसएफ एक रिलैक्स्ड पेशेंट का जो सीएसएफ प्रेशर है जो हमने मेज़र किया अभी मैनोमीटर से, अगर वो 2 mm ऑफ वाटर से ज़्यादा है, तो हम उस पेशेंट का 2 ml से ज़्यादा जो है फ्लूइड, यानी कि सीएसएफ फ्लूइड जो है वो विड्रॉ नहीं कर सकते, उसको नहीं निकाल सकते। उसके बाद अगर एक सडन जो ड्रॉप हो रहा है सीएसएफ प्रेशर का, जब हमने उससे क्या किया, हमने पेशेंट से विड्रॉ किया थोड़ा सा सीएसएफ, और उसमें क्या है जो प्रेशर था उसमें सडन ड्रॉप आ रहा है, यानी कि सडन जो है प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो उसकी वजह से हमें क्या है हर्निएशन की दिक्कत उसमें लग सकती है, या फिर पेशेंट को स्पाइनल ब्लॉक हो सकता है, जहाँ पे हमने पंक्चर किया है, जहाँ से हमने नीडल को इंसर्ट किया है, वहाँ पे पेशेंट को स्पाइनल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर टोटल सीएसएफ 6 टू 8 ml है, तो मैक्सिमम जो है 20 ml कैन बी कलेक्टेड। टोटल सीएसएफ कितना होगा, हम टोटल 6 टू 8 ml जो सीएसएफ है वो लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या है 20 ml तक हम कलेक्ट कर सकते हैं। अब बारी आती है कोजेज़ की, कि कोजेज़ क्या होते हैं सीएसएफ प्रेशर के इंक्रीज़ होने के या डिक्रीज़ होने के। इंक्रीज़ होने की अगर हम बात करते हैं कि सीएसएफ इंक्रीज़ किस केस में होता है, तो वो होता है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस की वजह से, सेरिब्रल एडिमा की वजह से, थ्रोम्बोसिस हो रहा है वेनस साइनस में तो उसकी वजह से हो सकता है, किसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है, या किसी को इंट्राक्रैनियल हेमरेज है, ब्रेन ट्यूमर है, हाइड्रोसिफेलिस या इंसेफेलाइटिस जैसी कंडीशन है, या ब्रेन एब्सेस है। तो इन सारे केस में क्या है, हमारा जो सीएसएफ का प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि वो डिक्रीज़ किन केस में हो सकता है, तो डिहाइड्रेशन, जो सर्कुलेटरी कोलैप्स होता है, सीएसएफ लीकेज है, स्पाइनल कॉर्ड में अगर जो स्पाइनल सब एराकिनॉइड है वहाँ पे अगर कोई ब्लॉकेज है, ठीक है। उसके बाद अगर ओवर ड्रेनेज हो रहा है सीएसएफ का ड्यूरिंग आईपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर, तो उन केस में क्या है ये प्रेशर डिक्रीज हो सकता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि अगर ड्रॉप आ रहा है तो हम क्या है ज़्यादा प्रेशर नहीं कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा रिमूव नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उससे क्या हो रहा है प्रेशर और ज़्यादा डिक्रीज जाएगा और पेशेंट को वहाँ पे स्पाइनल ब्लॉकेज जैसी कंडीशन जो है वो देखने को मिल सकती हैं। अब हम बात करते हैं हैंडलिंग ऑफ सीएसएफ की, सीएसएफ की हैंडलिंग कैसे होती है। तो जो सीएसएफ का सैंपल है वो इमीडिएटली एग्जामिन करना चाहिए, कलेक्शन के विद इन 30 मिनट्स क्या है उसको एग्जामिन करना ज़रूरी होता है। अगर हम उसके एग्जामिन को डिले करते हैं, यानी कि सीएसएफ को हम इमीडिएटली एग्जामिन नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई डिले हो रहा है, तो उसमें जो सेल काउंट होता है वो इनएक्यूरेट आ सकता है, या जो ग्लूकोज का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो सैंपल है उसमें बैक्टीरियल अगर हमें कल्चर कराना है तो उसको हमें जल्दी से जल्दी प्रोसेस्ड करना होता है, यानी कि उसको बहुत इमीडिएटली हमें उस सैंपल को प्रोसेस्ड कराना होता है। उसके बाद हम इसको कभी भी रेफ्रिजरेट नहीं कर सकते लो टेम्परेचर पे, क्योंकि क्या होता है अगर हम उसको रेफ्रिजरेट करते हैं तो जो लो टेम्परेचर होता है वो नाइजेरिया मेनिंजाइटिस को किल कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल कि पेशेंट को प्रॉब्लम है, हमने सीएसएफ कलेक्ट किया और उसको मान लो नाइजेरिया मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम है, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, उसको रेफ्रिजरेट कर दिया लो टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से नाइजेरिया मेनिंजाइटिस तो ख़त्म ही हो जाएगा, वो किल हो जाएगा, और हमें पता ही नहीं चलेगा कि पेशेंट को क्या है नाइजेरिया मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर जो बायोकेमिकल के लिए जो सीएसएफ को जो सैंपल होता है उसको हम स्टोर कर सकते हैं, जो स्टोर्ड होता है वो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और इसको हम मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स तक ही स्टोर कर सकते हैं, यानी कि 2 to 3 आवर्स के बाद हम जो है बायोकेमिकल टेस्ट के लिए भी सैंपल को स्टोर नहीं कर सकते।